ऑटो पर इंडेक्स अगर आप देखिए 3.5% ऊपर है। मेरे दिमाग में सिर्फ बाइक्स चल रहे हैं और वो सब 350 सीसी के नीचे वाले। अच्छा, रिपोर्ट्स यही आ रही है कि ये सस्ते होने वाले हैं। हाँ। तो गौरांग, यहाँ पर तेजी का चौका छक्का पूरा इंडेक्स लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और शिवांगी ने तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म पिक्स भी दिए हैं। ये बताइए, लॉन्ग टर्म मोमेंटम अब तमाम ट्रिगर्स को देखते हुए आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? आपका हाउस नोट भी आज अगर जाता है ऑटो क्षेत्र को लेकर अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो क्या कहेगा? कविता जी देखिए, पहले तो ये जीएसटी में बदलाव करने का, जीएसटी 2.0 की जो बातें चल रही हैं, और अभी अभिषेक भाई भी बता रहे थे दरें को रैशनलाइज करने के लिए 2 या 3 दरें आएगी। अभी आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो हम भूल रहे हैं वो है मेघराज का आशीर्वाद। और बड़ी मात्रा में कविता, ये जो 2 पहिया या फिर 2 चक्के वाहन जो होते हैं, इनकी मांग ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग में, जैसे अभी शरद भाई बता रहे थे कि 300-350 सीसी के नीचे की कैटेगरी में। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ग्रामीण मध्यम ग्रामीण में भी अगर आप आज देखने जाएंगे तो उनकी भी जो एस्पिरेशंस है वो 100-125 सीसी से बढ़ के 350 चली गई है। और ज्यादा ट्रैक्शन रॉयल एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल्स को ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग से मिलता है। आता हूं आपके प्रश्न के ऊपर। देखिए, खरीदारी की सूची तो मेरे ख्याल से लगभग सभी 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में है। एंट्री लेवल से लेकर के मिड साइज से लेकर के हाई एंड। अगर मुझे एक श्रेणी के आधार पर या फिर एक आंकड़ों के आधार पर पसंद करना हो, ये कोई मतलब मेरे रिसर्च टीम के तरफ से नहीं है, मैं ऐसी अनुमानित एक लिस्ट बताता हूं आपको रैंकिंग की। तो टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, और जो अभी शरद भाई बता रहे थे 350 सीसी मोटरसाइकिल बनाने वाली, 350 सीसी और उससे ऊपर की सीसी की बनाने वाली कंपनी, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी आइशर मोटर्स, जो आइशर ट्रक्स भी बनाती है और वोल्वो के साथ इनका करार भी है। और इतनी प्रतिस्पर्धा आने के बाद भी बावजूद कविता, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स ने अपना दबदबा बना के रखा है और मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट मार्केट भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, तो चलिए, यहाँ पर काफ़ी हद तक आपने इस पूरे क्षेत्र पर अपनी राय दे दी है और काउंटर्स ही बताइए जहाँ पर आपने लंबी अवधि का थोड़ा नज़रिया बताया। लेकिन मेरे साथ नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। सहज अग्रवाल है कोटक सिक्योरिटीज से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहज, हाय मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आज तो गुड मॉर्निंग बोलने का दिन है, सो गुड मॉर्निंग टू यू। और ओपनिंग ट्रेड सबसे पहले सहज जानना चाहेंगे आपसे, क्या है? आई थिंक आप म्यूट पर हैं सहज। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कनेक्ट होते हैं आपसे सहज। लेकिन उस बीच प्रशांत, थोड़ा सा फर्टिलाइजर क्षेत्र पे हम बात कर लें। क्या आपका मोमेंटम बनता है चार्ट्स पर? किन स्टॉक्स में फिलहाल आपको लगता है कि खरीदारी की कोई अपॉर्चुनिटी है इस पूरे क्षेत्र में? तो यहाँ पे अगर हम आनंद, एक ग्राफिक्स मैंने मेल किया है, बोलना फटाफट जरा। अगर हम चंबल फर्टिलाइजर्स को देखें तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 532 पे ट्रेड कर रहे हैं। 520 520 एक अहम सपोर्ट होगा, तो आप यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर सकते हो 520 स्पॉट क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से। और मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक है ये करीबन 550 555 तक जा सकता है। 555, ठीक है, ये लेवल आप अपने ध्यान में रखिएगा। आज अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज है, ईएमएस, डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सारे के सारे शेयर आपको अच्छे मूव्स देते हुए दिखाई देंगे। डिक्सन टेक हमने देखा था कि ये 16,000 रुपये के नीचे ये शेयर आया था, लेकिन फटाफट 3-4 सत्र की तेजी में आपको 18,000 रुपये के आसपास तक के भाव डिक्सन टेक में दिखाई देंगे। तो जो भाव थे इसके 19,000 के, अब उससे बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। ये चंबल के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन आप जरा डिक्सन, अंबर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सारे के सारे, केनस्टिक, ये शेयर आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि वहां पर हुई तूफानी तेजी। ये सारी कंपनीज दूसरे ब्रांड्स के लिए एसी बनाती हैं, स्मार्टफोन बनाती हैं, हम देखते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर्स बनाती हैं, तो तमाम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती है और आज इनमें जो तेज़ी है वो ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। गौरांग भाई, डिक्सन को लेकर हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि इतने भारी भरकम वैल्यूएशन पर भी
इसमें करें क्या, निवेशित रहें या फिर इसे किनारा कर लें? आप जरा बताइए, इस स्पेस में अगर रहना है, अगर थोड़ा सा लंबा व्यू भी लेना है, तो आपको वैल्यूएशन के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से एक बढ़िया मैच कौन से शेयर में दिख रहा है? देखिए अभिषेक भाई, इस क्षेत्र को लेकर के अभी अभी कुछ चिंताएं खड़ी हुई है कुछ दिनों में। भारत जो अपनी दूरी बना करके रखा था चीन के साथ, और अभी ये जो अमेरिका के साथ मतभेद हुआ है टैरिफ को लेकर के, तो उस परिस्थिति में भारत की सरकार प्रयास कर रही है और चीन की सरकार भी प्रयास कर रही है कि ये जो दूरी हुई थी दोनों देशों के बीच में ये कम हो। चीन के विदेश मंत्री वैंग ली मेरे ख्याल से कल प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे, ऐसी सूचना है। और अगर ऐसा होता है और अगर रिश्ते मजबूत करने का प्रयास होता है तो शायद चीन की तरफ से एक पहल ये होगी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स और पैनल कंट्रोल बोर्ड जिसे पीसीबीज कहते हैं, इसमें उनको थोड़ा बहुत मौका मिले भारत में कामकाज करने के लिए। उसके कारण इस क्षेत्र में इन सब कंपनियों में हमने बिकवाली आते हुए देखी, क्योंकि पिछले हफ्ते या उससे पहले वाले हफ्ते में कंपनी सभी सक्षम और मजबूत हैं, चाहे आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज बोल लीजिए या फिर एम्बर एंटरप्राइजेस बोल लीजिए या फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर केन्स टेक्नोलॉजी। हमारी रिसर्च टीम के तरफ से एक कंपनी इस क्षेत्र में जिसमें बहुत बड़ा करेक्शन आया है, नतीजों में थोड़ी बहुत निराशा थी और इन्वेंट्रीज को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह लगा था, वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अभिषेक, मेरे ख्याल से 500 के नीचे करीबन 490 के आसपास मौजूदा स्तर पिछली बारी जब नजर पड़ी थी, आप शायद उसके ऊपर आया होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा मौका है ये, इसलिए मैं इस कंपनी का जिक्र भी कर रहा हूं, क्योंकि एक तो क्षेत्र आकर्षित लग रहा है, भले चीन की तरफ से कोई भी हो, मेरे ख्याल से सरकार भारत में स्थापित कंपनियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी और बराबरी का स्तर देंगी उनको। और इसमें जो करेक्शन आया है नतीजों को लेकर के और इन्वेंट्री पाइलअप को लेकर के, ये अब जो होना था हो चुका है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल है, तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो इस क्षेत्र में से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। ठीक है, लंबी अवधि के लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर निवेश की सलाह है। धातु क्षेत्र पर हम बात करते हैं। यहाँ पर फिलहाल काउंटर्स के लिहाज से भी एक बार स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। इंडेक्स भी 1% ऊपर है, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 2.5% ऊपर, सेल में 1% के पार की तेजी। हिंडाल्को, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, यहाँ पर हम सब देख रहे हैं कि एक तरह से ऐलान का फायदा मिल रहा है। लेकिन मीडियम टर्म ट्रेड इस पूरे क्षेत्र में आपकी पिक क्या होगी गौरांग? कविता, उम्मीद तो करते हैं कि धातु क्षेत्र की परिस्थिति सुधरे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक पंच धातु का कड़ा बना करके मुझे सीधे हाथ पे पहनना पड़ेगा ताकि इसकी परिस्थिति और यहाँ से बेहतर सुधरे। देखिए, तकलीफ ये है कविता के, एक तो अमेरिका की खबरें और उसके साथ साथ चीन से जो खबरें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कविता कि स्थानीय मार्केट में चाहे आप किसी भी प्रकार के धातु ले लीजिए, फेरस, नॉन फेरस, खपत बढ़ रही है। और हमारा आकलन अनुमानित ये कहता है कि आने वाले भविष्य में खास करके जो एल्यूमिनियम और कॉपर है प्रोडक्ट्स, इनके दाम शायद ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं कविता, लेकिन लंबी अवधि के लिए हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ कंपनियां हैं जो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की सूची में है। आपके दर्शकों को नम्र विनती ये करना चाहूंगा कि अगर आप छोटी मध्यम अवधि में धातु क्षेत्र में सौदे करना चाहते हैं तो पहले आप अपना जोखिम झेलने की क्षमता को ध्यान में रखिए और फिर बाद में छोटी मध्यम अवधि में आप सौदे लिख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा नज़रिया हालांकि इन तमाम काउंटर्स में आप रख सकते हैं गौरांग की सलाह। और गौरांग, इसी के साथ धन्यवाद, आपने समय दिया और आज इतने ख़ास दिन, इतने अहम दिन बाज़ार में हमारे दर्शकों को ओपनिंग ट्रेड्स सुझाए। धन्यवाद आपका। डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? धन्यवाद कविता। तो जो भी राय आपके समक्ष रखी, इसमें हमारी कंपनी जीवजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। हो सकता है उनका निवेश हो। इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एंड हैव अ गुड डे गौरांग।